नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनटी प्रेमचंद हिंदी पर। और हम इसी श्रेणी में इससे पहले हमने भारतीय काव्य शास्त्र में देखा, और आज भारतीय काव्य शास्त्र का जो नया टॉपिक है वो है आपका काव्य दोष। काव्य दोष में हम देखेंगे कि काव्य दोष क्या है, काव्य दोष के तत्व क्या हैं, काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं, और काव्य दोष अपनी नेट जेआरएफ हिंदी संस्कृत इत्यादि सभी विषय परीक्षाओं के लिए टीजीटी पीजीटी केवीएस आरपीएससी इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये हम देखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य दोष। आज की जो क्लास है आपकी काव्य दोष पर है। आपने इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन इंप्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की जो नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास आ जाएगी। और इस रेडी में हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आप सबसे पहले क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो क्लास में टॉपिक ना समझ में आए काव्य दोष से संबंधित, उसकी आप कमेंट कीजिए और उसका मैं कुछ समाधान आपके लिए प्रस्तुत करूँगा। अब देखिए क्लास शुरू करते हैं। काव्य दोष, काव्य दोष की बात करते हैं। भारतीय काव्य दोष में आते हैं हमारे काव्य दोष, और काव्य दोष की जो परिभाषा है, हम काव्य दोष कहते कैसे हैं ये हमें मूल रूप से पता होना चाहिए, तभी हम काव्य दोष के अंतर्गत हम उसका अध्ययन कर पाएंगे। तो देखिए काव्य दोष है, उसकी जो परिभाषा क्या है। काव्य दोष में हमें पता चलता है कि काव्य दोष वे तत्व जो रस के आस्वादन में बाधा उत्पन्न करते हैं अथवा रस अपकर्ष करते हैं, उन्हें काव्य दोष कहते हैं। मतलब कहने का ये है, अगर हम जब कोई कविता या किसी रचना का अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ ऐसे कुछ तत्व हैं, ऐसे कुछ गुण हैं जो उसका खंडन कर रहे हैं, वहाँ बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, अपकर्ष कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, काव्य दोष होते हैं। काव्य में, कविता में ये ऐसे कहीं पे भी कुछ ऐसे शब्द हों जो बाधा उत्पन्न करें तो वो क्या होंगे, काव्य दोष होंगे। और काव्य दोष में जो उसकी परिभाषा से हमें पता चलता है कि वे तत्व जो रस के आस्वादन में बाधा उत्पन्न करते हैं अथवा रस अपकर्ष करते हैं, उन्हें काव्य दोष कहते हैं। ये आपको याद रहना चाहिए काव्य दोष है क्या। अब देखिए काव्य दोष का जो उल्लेख है, उल्लेख की बात करें हम, जो उल्लेख है काव्य दोषों का सबसे पहले उल्लेख भरतमुनि है। भरतमुनि के जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र में सबसे पहले काव्य दोषों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। और काव्य दोषों की बात करें तो सबसे पहले कहाँ मिलता है, भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में। अच्छा बताइए, भरतमुनि का नाट्य शास्त्र, इसमें कितने अध्याय हैं और रस सूत्र किस अध्याय में दिया गया है, और भरतमुनि ने किन अलंकारों की बात की है। भरतमुनि के देखिए, भरतमुनि की बात करें, भरतमुनि ने मूल रूप से 8 रस माने हैं। इन्होंने शांत रस को महत्व नहीं दिया है, शांत रस को उन्होंने महत्व नहीं दिया है। और इनके जो नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है, इसमें कुल 36 अध्याय हैं। और जो रस की बात करें, जो भरतमुनि का जो रस सूत्र है वो हमें मिलता है भरतमुनि के कहाँ, छठवें अध्याय में। छठवें अध्याय में हमें रस सूत्र मिलता है। और बात करें हम, जो भरतमुनि हैं वो कितने अलंकार मानते हैं, 4 अलंकार मानते हैं। और 4 अलंकारों का जो विवेचन है वो मिलता है हमें भरतमुनि के 17वें अध्याय में। नाट्य शास्त्र का जो भरतमुनि का ग्रंथ है उसमें 36 अध्याय हैं। 36 अध्याय के 17वें अध्याय में भरतमुनि ने जिन 4 अलंकारों की बात की है, वहाँ हमें 4 अलंकारों का उनका विवेचन मिलता है। वो 4 अलंकार क्या हैं वो आप कमेंट में बताइए, और भरतमुनि द्वारा किस संप्रदाय के आचार्य हैं ये आप बताइए। आगे देखिए, हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ आपके लिए एक नोट है। नोट देखिए, काव्य दोषों की सबसे पहले व्यवस्थित विवेचना आचार्य मम्मट ने की। देखिए काव्य दोषों का जो सबसे पहले उल्लेख तो हमें भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है, और काव्य दोषों की सबसे पहले जो व्यवस्थित विवेचना कहाँ मिलती है हमें, वो मिलती है हमें आचार्य मम्मट जी के यहाँ। ये आपको याद रखना है, व्यवस्थित विवेचना किसने की है, आचार्य मम्मट ने की है। और सबसे पहले उल्लेख है वो मिलता है नाट्य शास्त्र में भरतमुनि के। ठीक है, आगे देखिए, काव्य दोषों की जो परिभाषा है किन किन विद्वानों ने किस अर्थ में दी है वो हमें पता रहना चाहिए। देखिए काव्य दोष में आचार्य वामन क्या कहते हैं काव्य दोष के लिए, वो कहते हैं गुण विपर्यात्मनो दोषः। कहने का वामन है, वामन रीति संप्रदाय से हैं। गुण विपर्यात्मने दोषः, ये कह रहे हैं कि गुणों का अभाव दोष है। क्या वामन कह रहे हैं, गुण विपर्यात्मनो दोषः। तो कहने का तात्पर्य यह है वामन का, गुणों का अभाव क्या है, दोष है, ये बता रहे हैं। आगे देखिए, आचार्य मम्मट हैं, आचार्य मम्मट ने क्या किया, व्यवस्थित विवेचना किया है किसका, काव्य दोषों का। ये देखिए आचार्य मम्मट बता रहे हैं, मुख्यार्थ हतिर्दोषः, मुख्यार्थ हतिर्दोषः। इनका कहने का अर्थ है मुख्य अर्थ में बाधा पहुंचाने वाले तत्व क्या हैं, दोष हैं। मम्मट कह रहे हैं मुख्य अर्थ में बाधा पहुंचाने वाले तत्व दोष हैं, ये हैं मुख्यार्थ हतिर्दोषः। और हति का मतलब है जहाँ हति पहुँचाएँ, बाधा पहुँचाएँ, जहाँ क्षति पहुँचाएँ, वो आचार्य मम्मट कह रहे हैं मुख्य अर्थ में बाधा पहुँचाने वाले तत्व वो क्या हैं, दोष हैं, मुख्यार्थ हतिर्दोषः। ये उनका सूत्र है काव्य दोष के संबंध में। आप देखिए अगला है आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं, काव्य दोष के बारे में बता रहे हैं आचार्य विश्वनाथ। अच्छा, आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण ग्रंथ है, ये आपको विशेष रूप से याद रहना चाहिए। और विश्वनाथ कह रहे हैं रसस्यापकृष का दोषः, रसास्यापकृषः, कृष का दोषः क्या है,
रसास्यापकर्षका दोषः, कह रहे हैं विश्वनाथ रस का अपकर्ष करने वाले तत्व दोष हैं। ये हमें पता रहना चाहिए। अपकर्ष का मतलब यही है, एक दूसरे भाव में देखें, कविता या काव्य का पाठ करते समय जहाँ ऐसे तत्व जो बाधा उत्पन्न करें वो क्या है, दोष हैं। यही विश्वनाथ बताना चाह रहे हैं। रसास्यापकर्षका दोषः, कह रहे हैं रस का अपकर्ष करने वाले तत्व दोष हैं। ये आचार्य विश्वनाथ कह रहे हैं अपने साहित्य दर्पण, इनका ग्रंथ है। आगे देखिए अग्निपुराण है, जो अग्निपुराणकार हैं वो बता रहे हैं काव्य दोष के संदर्भ में उद्वेग जनको दोषः, कह रहे हैं उद्वेग जनको दोषः। कहने का इनका मूल सेंस ये है, काव्य में उद्वेग उत्पन्न करने वाले तत्व दोष कहलाते हैं। कह रहे हैं काव्य में उद्वेग उत्पन्न करने वाले, उद्वेग का यहाँ पे आप अर्थ देखें तो बाधा ही समझिए, क्योंकि काव्य में जहाँ बाधा उत्पन्न होती है वहाँ जो जो बाधा करने वाले जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके दोष होते हैं। तो अग्निपुराणकार हैं जो वही बताना चाह रहे हैं। अग्निपुराणकार काव्य में द्वेग उत्पन्न करने वाले तत्व दोष कहलाते हैं। ये अग्निपुराणकार के द्वारा काव्य की दोष के संबंध में परिभाषा है। आगे देखिए अगली जो परिभाषा, देखिए अब परिभाषा तो होती है यहाँ पे समाप्त, आचार्य भरतमुनि हैं। और जो ये देखिए काव्य दोषों की संख्या किसने कितनी मानी है वो हमें निश्चित रूप से पता रहना चाहिए। और काव्य दोष हैं वो क्या हैं और उनके नाम क्या क्या हैं ये आपको पता रहना चाहिए। सबसे पहले देखिए काव्य दोषों की संख्या। आचार्य भट्टमुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है, 10 मानी है। मूल रूप से याद रहना चाहिए काव्य दोषों की संख्या भट्टमुनि ने कितना माना है, 10 माना है। ये है काव्य दोष। और काव्य गुणों की भी संख्या भट्टमुनि ने कितनी मानी है, 10 ही मानी है। ये याद रखना है। भट्टमुनि क्या है, काव्य दोषों की संख्या 10 मानते हैं और काव्य गुणों की भी संख्या 10 मानते हैं। क्योंकि काव्य गुणों में उन्होंने आया है ना श्लेष समता समाधि, ये उनका 10 काव्य गुणों के लिए उन्होंने संस्कृत सूत्र में दिया है। कहते हैं कि काव्य गुणों की संख्या 10 है और काव्य दोषों की संख्या 10 है। ये भट्टमुनि की यहाँ मिलती है, याद रखना है। अब भट्टमुनि के अनुसार काव्य दोष हैं और उनकी जो संख्या 10 है वो क्या क्या नाम है ये देखिए। भट्टमुनि कहते हैं काव्य दोषों के संबंध में, पहला है अगुण, दूसरा है अर्थांतर, तीसरा है अर्थहीन, 4 नंबर है अभिन्नार्थ, 5 नंबर है एकार्थ, 6 नंबर है अभिलुप्तार्थ, 7 नंबर है न्यायापेत, 8 नंबर है विषम दोष, 9 नंबर है विसंधि दोष, 10 नंबर है शब्दच्युत दोष। ये हैं भट्टमुनि के अनुसार काव्य दोष कितने हैं, 10 हैं। अगूढ़, अर्थांतर, अर्थहीन, अभिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायापेत, विषम दोष, विसंधि दोष, शब्दच्युत दोष। ये हैं भट्टमुनि के अनुसार काव्य दोष 10। आगे देखिए, अब देखिए आचार्य भामह हैं। आचार्य भामह किस अलंकार संप्रदाय के हैं, इनका क्या अलंकार जो संप्रदाय है आप बताइए। ये अलंकार संप्रदाय से हैं और ये इन्होंने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है, इन्होंने काव्य दोषों की संख्या मानी है 3। और वो मुख्य रूप से देखिए, मुख्यतः भामा है, भामा के अनुसार काव्य दोषों की संख्या है 3। वो बताते हैं काव्य दोष में पहले एक है उनका सामान्य दोष, दूसरा है वाणी दोष, 3 नंबर है आपका अन्य दोष। अन्य दोष में और भी आ जाते हैं। और भामा है, इन 3 दोषों की संख्याओं में उपभेद सहित कुल उन्होंने दोष माने हैं 25। ये आपको पता रहना चाहिए कि दोषों के उपभेद के साथ उन्होंने कितने दोष माने हैं, 25 दोष माने हैं। ये है भामा। अब देखते हैं रुद्रट। आचार्य जो रुद्रट हैं, रुद्रट देखिए वो कहते हैं ननु शब्दार्थो काव्यम। ननु शब्दार्थो काव्यम का मतलब ये है निश्चित शब्द और अर्थ की जो काव्य में जो रचना हो रही है वो क्या है, वहाँ पर मुख्य रूप से काव्य है। जो रचना हो रही है वो क्या है, काव्य है। निश्चित अर्थ, शब्द और अर्थ में रचना की हुई वो क्या है, काव्य है। कह रहे हैं रुद्रट कि काव्य दोष की जो संख्या बताते हैं रुद्रट के यहाँ 26 मिलती है। इनको 4 वर्गों में विभक्त किया है किसने, रुद्रट ने। 26 काव्य दोष माने हैं रुद्रट ने और इनको 4 वर्गों में विभक्त किया है। वो 4 वर्ग हैं रुद्रट के अनुसार। पहला है पद दोष। पद दोष होता है क्योंकि एक पद होता है उसमें भी कोई ना कुछ दोष होता है। दूसरे नंबर पे आता है वाक्य दोष। जो वाक्य एक वाक्य में होगा तो वहाँ पे भी क्या होगा, दोष होगा। 3 नंबर पे बताते हैं अर्थ दोष। अब कहीं पे भी कोई शब्द होगा, शब्द का क्या होगा, अर्थ होगा, उस अर्थ में भी क्या मिलेगा आपको, दोष मिलेगा। ये रुद्रट हैं, ये बता रहे हैं। आगे रुद्रट बता रहे हैं कि पद वाक्य दोष, पद वाक्य दोष में है। और पहला था पद दोष, दूसरा है वाक्य दोष, 3 नंबर है आपका अर्थ दोष, 4 नंबर है पद वाक्य दोष। ये है रुद्रट के अनुसार। इन्होंने काव्य दोष 26 माने हैं और उनके वर्गों को 4 वर्गों में विभाजित किया है। पद दोष, काव्य दोष, अर्थ दोष और पद वाक्य दोष, ये 4 वर्गों में विभक्त किया रुद्रट ने काव्य दोषों को। आगे देखिए अग्निप्राणकार हैं, जो अग्निप्राण हैं वो कहते हैं उनके यहाँ काव्य दोषों की संख्या 3 मिलती है। काव्य दोषों की संख्या अग्निप्राण के यहाँ कितनी मिलती है, 3 मिलती है। वो बता रहे हैं शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। यही क्या है, काव्य दोष सिर्फ 3 रस दोष हैं। और वो दोष जो दोषों हैं, जो दोषों की संख्या कितनी है अग्निपुराण बता रहे हैं 3, शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। आगे देखिए
अब देखते हैं हम आचार्य दंडी हैं। आचार्य दंडी क्या मानते हैं? उनका जो ग्रंथ है काव्यादर्श, काव्यादर्श में आचार्य दंडी ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। और ये आपको मूल रूप से पता रहना चाहिए कि आचार्य भर्तमुनि और आचार्य दंडी काव्य दोषों की संख्या कितनी मानती हैं? 10 ही मानती है। ये आपको पता रहना चाहिए कि भर्तमुनि और आचार्य दंडी ने भी और भर्तमुनि ने काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है। अब देखिए अगले हैं वामन। आचार्य वामन है, जो मैंने बताया आपको रीति संप्रदाय से हैं। किससे हैं? रीति संप्रदाय से हैं। आप इनके ग्रंथ का नाम कमेंट में जरूर बताइए। अब देखिए काव्य दोषों की संख्या आचार्य वामन के यहाँ कितनी मिलती है? सिर्फ 2 मिलती है। और उन 2 काव्य दोषों के उन्होंने उपभेद 20 उपभेदों में बांटा है उनको। काव्य दोष हैं जो आचार्य वामन है, वामन के यहाँ 2 काव्य दोष मिलते हैं। एक है शब्द दोष, दूसरा है पदार्थ दोष। शब्द दोष और पदार्थ दोष, ये काव्य दोष आचार्य वामन ने 2 माने हैं। और इन 2 को 20 उपभेदों में बांटा है आचार्य वामन ने। कितने? 20 उपभेदों में बांटा है। और देखिए आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट क्या है? जो आचार्य मम्मट बता रहे हैं काव्य दोषों की संख्या कितनी बता रहे हैं? 70 बता रहे हैं। काव्य दोषों की संख्या कितनी है? 70 है। काव्य दोस्तों उन्होंने मूल रूप से 3 ही माने आचार्य मम्मट ने, पर उनके जो उपभेद किए हैं आचार्य मम्मट ने कितने किए हैं? 70 किए हैं। और मम्मट ने जो काव्य दोष 3 माने हैं वो अग्नि पुराण ने जो माने हैं वही आचार्य मम्मट ने माने हैं। शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष, ये क्या है? आपके मम्मट के अनुसार काव्य दोषों की संख्या है 3 है और उनकी उपभेद हैं 70। किसके? मम्मट के अनुसार। शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष, ये 3 काव्य दोष मम्मट के अनुसार हैं। आगे देखिए जो सोमनाथ हैं, आचार्य सोमनाथ बता रहे हैं कि काव्य दोषों की संख्या सिर्फ 4 है। काव्य दोषों की संख्या कितनी है? 4। ये कह रहे हैं आचार्य सोमनाथ। सोमनाथ के अनुसार 4 काव्य दोष कौन कौन से हैं? 1 नंबर है शब्द दोष, 2 नंबर है अर्थ दोष और 3 नंबर है रस दोष। 4 नंबर है आपका वृत्त दोष, छंद दोष, जिसे बोलते हैं वृत्त को छंद दोष भी बोलते हैं। अच्छा, सोमनाथ ने जो अर्थ माने हैं मूल रूप से आचार्य सभी ने 3 तो मूल रूप से माने ही हैं, जिनका नाम है शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। क्योंकि काव्य दोषों में देखा जाए सभी जगह जहाँ भी अगर दोष का यहाँ मिल रहा है, जहाँ किसी कविता या काव्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, अपकर्ष हो रहा है, तो वहाँ देखिए जो दोषों की जो विभिन्नता मिलती है हमें सिर्फ सिर्फ क्या मिलती है? शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष, ये मूल रूप से वहाँ दिखाई देती है। बाकी दोष तो अपने आप उसमें अर्थ ग्रहण कर ही लेते हैं। आगे अब काव्य दोषों के संदर्भ में जो विशेष तथ्य हैं ये हमें पता रहना चाहिए कि काव्य दोष से संबंधित क्या मूल बिंदु है और जो काव्य तथ्य हैं, विशेष तथ्य हैं। ये देखिए काव्य दोषों के संबंध में आनंदवर्धन ने काव्य दोषों के स्थान पर अनौचित्य शब्द का प्रयोग किया। कि आनंदवर्धन हैं जो काव्य दोष के स्थान पर क्या अनौचित्य शब्द का प्रयोग करते हैं, ये हमें पता रहना चाहिए कि अनौचित्य शब्द का काव्य दोष के स्थान पर किसने इसका क्या किया है? स्थान दिया है, नाम दिया है, ये आनंदवर्धन। ठीक है, आनंदवर्धन ने काव्य दोष के स्थान पर अनौचित्य शब्द का प्रयोग किया है, ये पता रहना चाहिए। आगे देखिए ये है बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय हैं जो गुलाब राय ने काव्य दोषों को 7 वर्गों में विभाजित किया है। बताना चाह रहे हैं बाबू गुलाब राय कि काव्य दोष हैं, काव्य दोषों को 7 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला जो काव्य दोष है वह अप्रचलित शब्दों का प्रयोग, जो उनका प्रचलन नहीं है उनको काव्य दोषों के अंतर्गत लिया जा सकता है। क्योंकि पहला है अप्रचलित शब्दों का प्रयोग, 2 नंबर है अशिष्ट प्रयोग, 2 नंबर है आपका, और 3 नंबर है आपका न्यूनाधिक प्रयोग, 4 नंबर है अवांछनीय प्रयोग, आपका 5 नंबर है व्याकरण विरुद्ध प्रयोग, और 6 नंबर है आपका अनुचित प्रयोग, 7 नंबर है आपका अनिश्चयात्मक प्रयोग। ये गुलाब राय ने 7 वर्गों में विभाजित किया काव्य दोषों को। 1 नंबर है अप्रचलित शब्दों का प्रयोग, 2 नंबर है अशिष्ट प्रयोग, 3 नंबर है न्यूनाधिक प्रयोग, और 4 नंबर है आपका अवांछनीय प्रयोग, 5 नंबर है आपका व्याकरण विरुद्ध प्रयोग, और 6 नंबर है अनुचित प्रयोग, 7 नंबर है आपका अनिश्चयात्मक प्रयोग। अब देखिए ये तो हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार काव्य दोषों की को उन्होंने 7 वर्गों में विभाजित किया। अब देखिए राम दहिन मिश्र ने काव्य दोषों को 2 भागों में विभाजित किया। जो राम दहिन मिश्र हैं उन्होंने काव्य दोषों को 2 भागों में क्या किया है? बांटा है। पहला है नित्य काव्य दोष, दूसरा है अनित्य काव्य दोष। ये हमें पता होना चाहिए। अनौचित्य शब्द काव्य दोषों के लिए किसने प्रयोग किया है? आनंदवर्धन ने प्रयोग किया है। और बाबू गुलाब राय ने काव्य दोषों को 7 वर्गों में विभाजित किया। और राम दहिन मिश्र ने काव्य दोषों को 2 भागों में बांटा, वो है नित्य काव्य दोष और अनित्य काव्य दोष। ये हैं अब काव्य दोषों को जिसने किस तरह से बांटा है। अब हम देखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र में मम्मट व अग्नि पुराणकार द्वारा किए गए वर्गीकरण को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। देखिए भारतीय काव्य शास्त्र है और उनमें जो काव्य दोष है, काव्य दोषों को मम्मट और अग्नि पुराणकार द्वारा क्या किया है? वर्गीकरण करके उनको सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है, इनको काव्य दोषों को। अब वो है 3 ही काव्य दोष मिलते हैं हमें, एक तो शब्द दोष, दूसरा है अर्थ दोष और 3 नंबर है आपका रस दोष। ये देखिए शब्द दोष को ही पद दोष के रूप में भी हम देख सकते हैं। अब देखिए
अब देखिए सबसे पहले हमें मिलता है शब्द दोष। शब्द दोष को हम क्या बोलते हैं? पद दोष भी बोलते हैं। अब पता रहना चाहिए शब्द दोष और पद दोष में ये है क्या? देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं शब्द दोष की। जहाँ काव्य में अनुचित पदों का प्रयोग किया जाए वहाँ शब्द या पद दोष होता है। ये निम्नलिखित 16 प्रकार के होते हैं, ये पता रहना चाहिए। शब्द दोष या पद दोष इसकी परिभाषा देखते हैं। जहाँ काव्य में अनुचित पदों का प्रयोग किया जाए वहाँ शब्द या पद दोष होता है। ये निम्नलिखित 16 प्रकार के होते हैं। कौन? ये पता रहना चाहिए। शब्द दोषों जो दोष हैं कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं आपके 16 प्रकार के होते हैं शब्द या पद दोष। अब देखिए जो 16 प्रकार हैं शब्द दोष के वो हमें पता रहना चाहिए क्या क्या हैं। सबसे पहले 1 नंबर पर आता है आपका श्रुति कटुत्व दोष। 2 नंबर आता है चित्त संस्कार दोष। 3 नंबर है अप्रयुक्त काव्य दोष। अप्रयुक्त ये है काव्य दोष। ये अगला है असमर्थत्व दोष और असमर्थत्व दोष। 5 नंबर है आपका निहितार्थ। 6 नंबर है आपका अनुचितार्थत्व और 7 नंबर है आपका अतीतार्थत्व और 7 नंबर है आपका 8 नंबर है आपका अप्रतीतार्थत्व और 9 नंबर है आपका देखिए 9 क्लिष्टत्व। 10 है अश्लीलत्व। अश्लीलत्व हमें पता नहीं रहना चाहिए। इसमें अश्लीलत्व है और ग्राम्यत्व है और याथत्व है। आगे देखिए अक्रमत्व है, दुष्क्रमत्व, न्यून पदत्व और अगला है जो आपका अधिक पदत्व। ये हैं क्या? काव्य दोष जिन्हें बोलते हैं शब्द या पद दोष में कितने हैं? 16 होते हैं और ये 16 दोष ये हैं श्रुति कटुत्व, चित्त संस्कार, अप्रयुक्त, असमर्थत्व, निहितार्थ, अनुचितार्थत्व, प्रतीतार्थत्व, अप्रतीतार्थत्व, क्लिष्टत्व, अश्लीलत्व, ग्राम्यत्व और नेयार्थत्व, अक्रमत्व, दुष्क्रमत्व, न्यून पदत्व और अंत में आता है आपका अधिक पदत्व। ये हुए पद या शब्द दोष जो उनकी संख्या है कितनी है? 16 है। ये हुए आपके पद या शब्द दोष। अब देखिए हैं दूसरा नंबर आता है हमारा 2 नंबर पे आता है क्या आपका? अर्थ दोष। अर्थ दोष की बात करें, अर्थ दोष इसे बोलते हैं पदार्थ दोष भी बोलते हैं, पद और अर्थ दोष। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा समझते हैं। जहाँ अर्थ करने पर काव्य या रस के अपकर्ष का बोध हो वहाँ अर्थ बोध होता है। इनकी संख्या क्या होती है? 23 मानी गई है। सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए ये अर्थ दोष और पदार्थ दोष है क्या। जहाँ अर्थ करने पर काव्य या रस के अपकर्ष का बोध हो वहाँ अर्थ बोध या पदार्थ दोष होता है। इनकी संख्या 23 मानी गई है, ये पता रहना चाहिए। अब देखिए ये है 1 नंबर देखते हैं जो है मुख्य हैं वो हम उन्हीं को देखेंगे। एक है पुनरुत्व दोष, दुष्क्रमत्व दोष। आगे 1 नंबर पुनरुक्त दोष। 2 नंबर है आपका दुष्क्रमत्व दोष और 3 नंबर है आपका अपुष्टत्व दोष और 4 नंबर है आपका ग्रामित्व दोष। 5 नंबर है आपका संदिग्ध दोष और 6 नंबर है आपका कष्टार्थ। 7 नंबर है आपका नियम परिवृत्त और आपका 8 नंबर है प्रसिद्ध विरुद्ध। 9 नंबर है विद्या विरुद्ध और 7 नंबर है सकांक्ष्य और 11 नंबर है सहचर भिन्न। ये हुए क्या इसके हुए आपके अर्थ दोष और पदार्थ दोष में। और देखिए हम देखते हैं अब रस दोष। रस दोष में क्या आता है? रस दोष में परिभाषा देखते हैं। रस दोष है क्या? रस दोष है ये आपका 3 नंबर है रस दोष। पहला क्या था? शब्द या पद दोष। दूसरा था अर्थ या पदार्थ दोष। 3 नंबर है आपका रस दोष। अतः रस दोष है उसमें देखते हैं जहाँ किसी रस में परस्पर विरोधी भावों, अनुभावों, संचारी भावों का चित्रण किया जाए अथवा रस के नाम, तत्व आदि का सीधा उल्लेख कर दिया जाए वहाँ रस दोष होता है। जैसे कि कोई रस है और उसका हम वहाँ उल्लंघन कर दें तो वहाँ क्या होगा? आपका रस दोष में उसकी क्या वो बाधा उत्पन्न करने वाला तत्व बन जाएगा वो। जैसे कि परिभाषा में कहा गया है जहाँ किसी रस में परस्पर विरोधी भावों, अनुभावों, संचारी भावों का चित्रण किया जाए तथा रस के नाम, तत्व आदि का सीधा उल्लेख कर दिया जाए वहाँ क्या होगा? रस दोष होगा। ये मुख्य विशेषता है इसकी रस दोष की। आगे प्रमुख काव्य दोष और उसके लक्षण और उसके उदाहरण के साथ हम समझते हैं। पहला है देखिए, पहला 1 नंबर है प्रमुख काव्य दोष और लक्षण एवं उदाहरण। 1 नंबर है श्रुति कटुत्व और कर्ण कटुत्व काव्य दोष, इसे बोलते हैं शब्द दोष के अंतर्गत आता है। और श्रुति कटुत्व, कर्ण कटुत्व काव्य दोष, इसमें देखिए क्या होता है? ये है इसकी परिभाषा। कवि जहाँ कठोर वर्णों का प्रयोग करता है जो सुनने में अच्छे नहीं लगते अथवा कानों को खटकते हैं वहाँ श्रुति कटुत्व दोष काव्य दोष होता है। ये हमें पता रहना चाहिए कि जहाँ तो कवि है जो कठोर शब्दों का या वर्णों का प्रयोग करे
और सुनने में क्या हो अच्छे नहीं लगते अथवा कानों को क्या कहते हैं खटकते हैं, वो क्या होता है वहाँ पे श्रुति कटुत्व दोष होता है, जिसे हम कर्ण कटुत्व दोष भी कहते हैं। आगे इसमें देखिए जो लक्षण है उसके क्या क्या रहते हैं, इसमें ट वर्ग वाले शब्द, जो ट वर्ग वाले शब्द हैं क्या इसमें आते हैं, संयुक्त अक्षर वाले वर्ण आते हैं इसमें, लंबे सामाई वो है सामासिक पद होते हैं वो भी इसमें आते हैं, और महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग भी इसमें होता है। किसमें, श्रुति कटुत्व दोष में, ये हमें पता रहना चाहिए। श्रुति कटुत्व कर्ण कटुत्व काव्य दोष में ट वर्ग वाले शब्द आते हैं, संयुक्त अक्षर वाले शब्द वर्ण आते हैं, लंबे सामासिक पद और महाप्राण ध्वनियों का भी इसमें वर्णन मिलता है। ये श्रुति कटुत्व दोष हैं, उनके क्या है शब्द दोष के लक्षण हैं, ये पता रहना चाहिए। अब देखिए जो श्रुति कटुत्व दोष है उसका उदाहरण देखिए, कवि बता रहा है, एक इसका उदाहरण है, कवि के कठिनतर कर्म की हम करते नहीं दृष्टता, पर क्या विषयोत्कृष्टता करती नहीं विचारोत्कृष्टता। ये उदाहरण है, कवि के कठिन कर्म की हम करते नहीं दृष्टता, पर क्या विषयोत्कृष्टता करती नहीं विचारोत्कृष्टता। इसमें देखिए ये आधे जो वर्ण आ रहे हैं ये क्या हैं, इसके बाधक हैं, किसके, श्रुति कटुत्व दोष के। और इसमें देखो ट वर्ग की ध्वनियाँ भी शब्द आ रहे हैं, महाप्राण ध्वनियाँ आ रही हैं, और लंबे सामासिक पद भी हैं, जैसे कि ये है, ये भी है, विचारोत्कृष्टता, विषयोत्कृष्टता और कठिनतर, ऐसे शब्द हैं, दृष्टता, ये क्या है समासिक पद बड़े पद हैं, और संयुक्त अक्षर ध्वनियों का भी इसमें वर्ण भी है। तो ये इसके उदाहरण में ये हम दे सकते हैं श्रुति कटुत्व दोष में। अगला इसमें श्रुति कटुत्व दोष का उदाहरण देखिए, वो है कात्यार्थी तब हो होंगी जब प्रिय मिलहीं आए। देखो कात्यार्थी ये क्या है, एक तो कठिन शब्द है जिसका हम अर्थ समझेंगे फिर भी निकाल नहीं पाएंगे। देखिए, और होंगी जो प्रिय मिल ही आए, तो ऐसे शब्द हैं जो मतलब कि श्रुति जो कानों को, जो हमारे कर्ण हैं कानों को ही सुनने में क्या लगे अच्छे नहीं लगते हैं, और जो उसका अर्थ कर व्याख्या करने में वो हमें बाधा उत्पन्न करते हैं, वो कैसे होते हैं, श्रुति कटुत्व या फिर कर्ण कटुत्व दोष होते हैं। अगला उदाहरण है इसका, कटर कटर तंडुल चबात हरी हंसी हंस के। अब देखिए कटर कटर तंडुल चबात हरी हंस हंस के, ये भी क्या है श्रुति कटुत्व दोष है। आगे देखिए अगला उदाहरण है इसी का, घट घट घटित घनो ही दुख अट अट, ये है इसका उदाहरण। देखिए इसमें ट वर्ग की कितनी इसमें बार उल्लेख किया गया है, घट घट घटित घनो ही दुख अट अट, ये इसमें लक्षण है इसका ट वर्ग होने में इसमें। तो ये क्या हुआ, श्रुति काव्य दोष होता है। अगला हम काव्य दोष की बात करते हैं, ये आपका च्युत संस्कृति च्युत संस्कार काव्य दोष, इसमें ये भी क्या है हमारे शब्द दोष में आता है। मैंने बताया आपको शब्द दोष 3 प्रकार के होते हैं, शब्द दोष, और दूसरा है आपका पद या अर्थ दोष, पदार्थ दोष या फिर शब्द दोष वो अर्थ दोष, और 3 नंबर है आपका रस दोष। हम देख रहे हैं शब्द दोष के अंतर्गत आता है च्युत संस्कृति या च्युत संस्कार दोष। इसमें बताया गया है जहाँ व्याकरण के नियमों के विरुद्ध पदों का प्रयोग किया जाए वहाँ च्युत संस्कृति का भी दोष होता है। कहाँ, व्याकरण में जहाँ नियमों के विरुद्ध पदों का प्रयोग किया जाए च्युत संस्कृति काव्य दोष होता है वहाँ। आगे देखिए अगला जो बिंदु है इसमें च्युत संस्कृति काव्य दोष है, उसके उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे कि देखिए मरम वचन जब सीता बोला, यहाँ देखिए मरम वचन सीता, इतना वाक्य आपका सही है व्याकरण की दृष्टि से, और जो बोला है ये जब हमें पता है सीता है स्त्रीलिंग है तो वहाँ जो भी जो बोलने वाला जो शब्द होगा आगे तो बोली होना चाहिए। यहाँ क्या है बोला, मरम वचन जब सीता बोला, बोला ये क्या है हमारा, ये यही तो दोष है व्याकरण की दृष्टि में। च्युत संस्कृति संस्कार का भी दोष है, वो क्या है, मरम वचन जब सीता बोला, बोला नहीं होना चाहिए वहाँ क्या होना चाहिए, बोली होना चाहिए, ये होगा च्युत संस्कृति काव्य दोष। आप देखिए अगला उदाहरण है, राजे विराजे मख भूमि में थे। इसमें देखिए राजे विराजे मख भूमि में थे, जहाँ ये राजे है, राजे शब्द भी क्या है, ये एक यहाँ पे काव्य दोष है च्युत संस्कृति में, और यहाँ होना चाहिए राजा। ठीक, अगला जो उदाहरण है, फूलों की लावण्यता देती है अनान्य, ये लावण्यता है, लावण्यता में क्या है, ये भी क्या है, ये भी आपका च्युत संस्कृति दोष है। यहाँ पे लावण्य होना चाहिए, लावण्यता नहीं होना चाहिए। फूलों की लावण्य देती है अनन्य, ये हमें पता रहना चाहिए। अरे अमरता के चमकीले पुतलों, अरे अमरता के चमकीले पुतलों, तेरे तेरे आया ना शब्द, वह जयनाद, कहते हैं अरे अमरता के चमकीले पुतलों तेरे व जयनाद, तेरे व जयनाद इतना पूरा सही है, इसमें तेरे के जगह होना चाहिए तुम्हारे। अरे अमरता के चमकीले पुतलों तुम्हारे व जयनाद, इस तरह ये वाक्य सही होगा व्याकरण की दृष्टि से। जो इसमें च्युत संस्कृति दोष है वो तेरे है। आगे देखिए अगला है ग्रामित्व काव्य दोष। ग्रामित्व काव्य दोष में है, ग्रामित्व काव्य दोष ये भी शब्द काव्य दोष के अंतर्गत आता है। इसमें परिभाषा में है जहाँ कवि अपनी भाषा में गंवारू, ग्रामीण,
असभ्य शब्दों का प्रयोग करे वहाँ ग्रामित्व दोष होता है, ये पता होना चाहिए। जहाँ क्या होता है कवि अपनी गंवारू, ग्रामीण, असभ्य शब्दों का प्रयोग करता है वहाँ क्या होता है ग्रामित्व दोष होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपके सामने जो प्रस्तुत है, 1 नंबर देखिए उदाहरण, मूड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल। अब देखिए जो कवि है वो किस कल्पना से सोच रहा है, जो मूड शब्द ये इन्होंने प्रयोग किया है वो किया है मूड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल। अब देखिए जो मूड शब्द है ये क्या है ग्रामित्व दोष है। मूड क्या है एक गंवारू भाषा का शब्द है जो ग्रामीण में चलने वाली शब्द है, जैसे कि मेरा आज मूड खराब है, इस तरह से ये शब्द है। तो ये यहाँ क्या होगा ग्रामित्व दोष होगा। अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण है टूटी खाट पर टप टपकट टटिया टूटी। देखिए टूटी खाट पर टपकट टटिया टूटी। देखिए टटिया है, आप टटिया बता सकते हैं क्या है, ये भी क्या है ये है ग्रामित्व दोष है, गंवारू भाषा का शब्द है। जैसे कि टटिया, टटिया की बोलते हैं जैसे कि फूस से बनाई हुई एक तरह से दरवाज़ा फूस से बनाया हुआ, इस तरह से। जैसे हम गाँव में एक टटिया बोलते हैं, क्या करते हैं जिनसे हम झोंपड़ी बनाते हैं, झोंपड़ियों के चारों ओर जो लगाते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रामित्व दोष में। जो टटिया होती हैं उन्हें वो आती हैं ग्रामित्व दोष में, शब्द में आ जाती हैं। आगे देखिए अगला जो उदाहरण है ये है चम्मक चम्मक मत चलो। देखिए चम्मक चम्मक जो सॉरी मत, ये आ रहा है आपका जो उदाहरण है मचक मचक मत चलो। मचक का मतलब है आप ये मचक मचक मत चलो, ये आपकी ग्रामित्व दोष है। और कैसे इस द्वारे से चली जाऊं, अब देखिए कैसे इस द्वारे से चली जाऊं। द्वारे ये गांव में प्रस्तुत जो शब्द है अक्सर सुनने को मिलता है, क्या द्वारे, ये द्वार से मतलब कि 2 आर है यहाँ पे, और यहाँ पे जो शुद्ध रूप क्या होना चाहिए उसका द्वार होना चाहिए। कैसे इस द्वार से चली जाऊं ये शुद्ध वाक्य होगा, तो ये क्या होगा व्याकरण दृष्टि से ग्रामित्व दोष नहीं होगा। और कैसे इस 2 आर से चली जाऊं ये क्या होगा हमारा ग्रामित्व दोष होगा। आगे अगला जो उदाहरण है इसके, पड़े झटोले में रहे नींद न आई रात। अब देखिए पड़े जो झटोले शब्द आया है इसमें, ये क्या ग्रामित्व दोष है। पड़े झटोले में रहे नींद न आई रात, ठीक। आगे देखिए अश्लीलत्व दो काव्य दोष देखते हैं। अश्लीलत्व काव्य दोष है ये शब्द दोष के अंतर्गत आता है। इसमें देखिए परिभाषा क्या है, जहाँ काव्य में अश्लील लज्जाजनक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ वहाँ क्या होगा अश्लील तत्व दोष होगा काव्य दोष में। जहाँ काव्य में अश्लील या फिर लज्जाजनक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ अश्लील तत्व दो काव्य दोष होता है। जैसे उदाहरण में देखिए आप, लगे थूक कर चाटने अभी अभी सीमान। ये देखिए अब वहाँ देखिए लगे थूक कर ही उसको चाटने की लज्जा का भाव है, लज्जाजनक शब्द है यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा अश्लीलत्व का भी दोष होगा। कि उदाहरण में देखिए लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान, ये क्या है यहाँ पे अश्लीलत्व का भी दोष है। अगला देखिए अश्लीलत्व का भी दोष का उदाहरण देखिए, रावण के दरबार में स्थित अंगद का पद है। जो देखो रावण के दरबार में स्थित अंगद का पद, देखिए स्थित अंगद का पद है, तो ये यहाँ पे क्या होगा अश्लीलत्व का भी दोष होगा। अगला उदाहरण है इसका, जो भूतन दिन पत्र ग्रह लगहि लय लग यह गुदरान। अब इसमें देखिए जो भूतन दिन पत्री ग्रह लय लग यह गुदरान, इसमें देखिए जो गुदरान शब्द आया है ये क्या है इसमें अश्लीलत्व दोष है। और देखिए रहे चूते में मजदूर, ये भी क्या होगा यहाँ पे चूते, ये भी क्या है अश्लीलत्व का भी दोष है। आगे अब देखते हैं हम क्लिष्ट 5 नंबर पे हम देखते हैं क्या है क्लिष्टत्व का विदोष। जो इसमें क्लिष्टत्व का विदोष में आता है ये शब्द दोष के अंतर्गत आता है। परिभाषा है इसकी, जहाँ काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका अर्थ बोध होने में कठिनाई हो वहाँ क्लिष्टत्व का विदोष होता है। देखिए ऐसे समझिए आप, जो क्लिष्ट शब्द का अर्थ है जहाँ क्लिष्ट हो वही क्या होगा जहाँ काव्य दोष में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम उनका अर्थ करने में हमें क्या होती है बाधा उत्पन्न होती है और कठिनाई होती है, वहाँ क्या होता है क्लिष्टत्व का भी दोष होता है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण में अभी स्पष्ट हो जाएगा। एक ये देखिए, अजा सहेली तासु रिपु ता जननी भरतार। पहली पंक्ति देखिए, अजा सहेली तासु रिपु ता जननी भरतार, तासु सुत के मित्त को भजिए बारंबार। अब देखिए अजा है इसमें बकरी, सहेली है भेड़, तासु ये तासु में तैसे ही, और रिपु का मतलब है यहाँ पे भनुट, भनुट मतलब कि एक कांटा। और देखिए ता जननी भरतार, जननी अर्थात पृथ्वी और भरतार अर्थात इंद्र, ये ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ जिनको हम अर्थ भी अच्छे से न कर पाएँ और अर्थ करने में कठिनाई हो बाधा उत्पन्न हो वहाँ क्लिष्टत्व का भी दोष होता है। तासु शब्द आया है यहाँ पे अर्जुन के लिए, और सुत के
सुत के मित्र कृष्ण। देखिए सुत, जैसे अर्जुन हैं जो सुत पुत्र हैं, मतलब कि अर्जुन सुत है, उनके जो मित्र हैं कौन है, कृष्ण हैं, को भजिए बारंबार, कृष्ण को वहाँ बारंबार भजिए। जो भजिए का यहाँ शब्द आया है भजन, और भजिए से एक शब्द आता है भजिए, आप दौड़िए, ये अब ग्रामित दोष में आता है भजिए शब्द तो। और यहाँ पे देखिए भजिए शब्द का यहाँ पे अर्थ है यहाँ भजन, क्योंकि हम इसका अर्थ कठिनाई से हम इसको अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका क्लिष्टत्व काव्य दोष होगा। अगला उदाहरण इसी में देखिए, एक और उदाहरण है आपका, ये है अगला उदाहरण है इसमें, ये देखिए, ये है क्लिष्ट, जो क्लिष्टत्व काव्य दोष है उसमें है आपका लंकापुरी पति को, लंका नहीं है ये ध्यान रखिए, यहाँ पे आपका लंका है, लंकापुरी है, लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिय न आवती। अब इसका देखिए, लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिय न आवती। अच्छा, रावण है, देखिए पति का यहाँ पे लंकापुरी है, जो लंकापुरी का अर्थ है यहाँ पे पति में लिया गया है रावण को, और भ्राता यहाँ पे लिया गया है कुंभकर्ण है, उनके तासु प्रिया, तासु प्रिया का मतलब है कुंभकर्ण है, उनको क्या प्रिय है, नींद है, नींद प्यारी है ना आवती। ठीक है, रावण का जहाँ पे इस शब्द का वाक्य का अर्थ है, जो रावण है लंकापति रावण, उनको क्या प्रिय नहीं है, जो भ्राता कुंभकर्ण है उनकी नींद है उनको प्रिय नहीं है, और भ्राता कुंभकर्ण है उनको क्या प्रिय है, नींद प्रिय है, पर इसका अपोजिट है कम, जो लंकापति कुंभ जो रावण है उनको ये क्या है, प्रिय नहीं है। आगे देखिए, अगला जो उदाहरण इसमें है, मंदिर अर्ध हरि बधि गए हरि आहार चली जात, ग्रह नखत भेद जोर सतासु अर्ध करे हम खात। इसमें देखिए, मंदिर अर्ध हरि बदी गए हरि आहार चली जात, आहार, इसमें देखिए ये बात किया गया है पक्ष 15, ये है देखिए मंदिर अर्ध है ना, और हरि है, हरि का मतलब यहाँ शेर से है, आहार से मतलब है मांस से, और अर्ध का मतलब है आधे से, तो ये हमें विशेष रूप से पता रहना चाहिए। आगे अब बात करते हैं न्यूनतम पदत्व काव्य दोष। न्यून पदत्व काव्य दोष में देखेंगे जो भी ये क्या है, ये शब्द दोष के अंतर्गत आता है। इसमें देखिए न्यूनतम, जो न्यूनतम है या फिर न्यून पदत्व काव्य दोष है, ये देखिए जहाँ वाक्य रचना में किसी शब्द पद की कमी रह जाए वहाँ न्यून पदत्व काव्य दोष होता है। जैसे कोई वाक्य है वहाँ किसी शब्द या पद की कमी हो जाए तो वहाँ क्या होता है, न्यून पदत्व काव्य दोष होता है। वो इसका उदाहरण देखिए, जैसे कि राजन तुम्हारे खड्ग से यश पुष्प विकसित हुआ, मतलब देखिए यहाँ पे राजन तुम्हारे खड्ग, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्थान खाली है, से खड्ग से यश पुष्प विकसित हुआ, तो यहाँ पे देखिए जो खाली स्थान है, अब पता तो रहना चाहिए हमें क्या न्यून पद जो छूटा है जहाँ से कमी है उसकी, तो जो न्यून पदत्व काव्य दोष बना रहा है। राजन तुम्हारे खड्ग, अर्थात यहाँ पे देखिए लता से यश पुष्प क्या हुआ है, विकसित हुआ है। और इसमें देखिए आगे जो अगला उदाहरण है, कृपा दृष्टि हो जाए यदि बन जाए सब काम। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी जो शब्द है यहाँ पे छूटा हुआ है इसके लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यून पदत्व काव्य दोष होगा। अगर ये वाक्य ऐसे हो, आपकी कृपा दृष्टि हो जाए यदि बन जाए सब काम, और ये वाक्य ऐसे है, कृपा दृष्टि हो जाए यदि बन जाए सब काम, तो यहाँ कृपा दृष्टि के साथ साथ आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो न्यून पदत्व काव्य दोष नहीं होगा। और ये वाक्य ऐसे ही है, कृपा दृष्टि हो जाए यदि यदि बन जाए सब काम, तो ये होगा आपका न्यून पदत्व काव्य दोष। आगे देखिए जो उदाहरण इसमें न्यून पदत्व काव्य दोष में, दुर्योधन के मन वर्षों से वह पल रही, क्या दुर्योधन के मन वर्षों से वह पल रही, आज जो इस युद्ध में प्रकट हुई। अब देखिए दुर्योधन के मन वर्षों से वह पल रही, अब यहाँ पता रहना चाहिए वो क्या है, वो क्या पल रही है दुर्योधन के मन वर्षों से, तो ये यहाँ पे न्यून पदत्व काव्य दोष के शब्दों के उसमें अंतर्गत आएगा। अगला है आपका देखिए, ये है आपका अधिक पदत्व काव्य दोष, जहाँ वाक्य में पदों की अधिकता हो वहाँ क्या होता है, ये अधिक पदत्व काव्य दोष होता है। जैसे इसकी परिभाषा से आप समझिए, जहाँ काव्य में आवश्यकताओं से अधिक पदों का प्रयोग किया जाए वहाँ अधिक पदत्व काव्य दोष होता है। जैसे पुष्प पराग में रंग कर भ्रमर गुजरता है ना। ये देखिए उदाहरण में देखिए, पुष्प पराग में रंग कर भ्रमर गुजरता है, ये इसमें क्या है, पुष्प और पराग।
पुष्प पराग दोनों का यहाँ अर्थ एक ही है। अगर इसमें से एक ही शब्द का प्रयोग किया जाए फिर भी उसका अर्थ क्या निकलेगा, वही निकलेगा। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए आप, वह विंध्याचल पर्वत पर गया। अब देखिए विद्या धन अंचल, विद्या है और अंचल है, और अंचल है जो विद्या है वो उसका भी अर्थ क्या निकलता है, वहाँ पर्वत ही निकलता है। और यहाँ पर्वत शब्द का भी प्रयोग कर दिया गया है। तो अधिक पदों का प्रयोग कर दिया गया है वाक्य में, तो यहाँ होगा अधिक पदत्व काव्य दोष। जैसे इसमें दिया गया उदाहरण में, वह विंध्याचल पर्वत पर गया। अब ये वाक्य अगर ऐसे रहता, वह विंध्याचल पर गया, तो ये वाक्य क्या सही था। और इसमें क्या है, अधिक पद का प्रयोग किया गया है, वह विंध्याचल पर्वत पर गया। तो यहाँ पर्वत है क्या है, अधिक पदत्व काव्य दोष में आएगा। आगे देखिए अक्रमत्व काव्य दोष, आगे जो अगला है अक्रमित्व काव्य दोष है, ये भी क्या है, ये शब्द दोष के अंतर्गत आता है। इसकी परिभाषा देखिए, वहाँ व्याकरण दृष्टि से पदों का सही क्रम हो, मतलब कि वहाँ क्या होगा, व्याकरण दृष्टि से पदों का सही क्रम हो, तो वहाँ अक्रमित्व दोष नहीं होगा, वहाँ क्रमित्व होगा। क्या होगा, क्रमित्व होगा। और परिभाषा में देखेंगे अक्रमित्व क्या होता है, वहाँ व्याकरण की दृष्टि से पदों का सही क्रम नहीं हो, ठीक है ना। व्याकरण की जो व्याकरण है उसकी दृष्टि में नियमों के अनुसार हम देखें वाक्य में पदों का सही क्रम ना हो, तो वहाँ पे अक्रमित्व का भी दोष होता है। अब देखिए उदाहरण में देखिए, इसमें पहले देखिए अमानुषी भूमि, अमानुषी भूमि अवनारी करहूँ। देखिए अमानुषी भूमि अवनारी करहूँ, यहाँ पे भूमि शब्द आया है, ये क्रम के अनुसार सही नहीं है, इसे क्या आगे रहना चाहिए भूमि, यानी अमानुषी अवनारी करहूँ, ये सही रहेगा। भूमि अमानुषी अवनारी करहूँ, ये सही वाक्य बनेगा। और अगला उदाहरण देखिए, इसमें सीताजू रघुनाथ को अमल कमल की माल पहराई, जन सबकी हृदया वली भूपाल, ये इसमें भी उदाहरण है। ठीक, अगला उदाहरण देखिए, इसमें आता है विश्व में मिलते नहीं वीर भीम समान के। अब देखिए इसमें जो के शब्द आया है, इसमें ये अकृमित्व काव्य दोष का काम करता है कि विश्व में मिलते नहीं वीर भीम के समान, ये इस तरह से वाक्य क्या होगा, सही होगा। और विश्व में मिलते नहीं वीर भीम समान के, तो जो के शब्द जो अंत में आया है, ये भीम के बाद मतलब भीम के समान इस तरह से होना चाहिए। ये क्या है, अकृमित्व काव्य दोष के अंतर्गत आता है। ये शुद्ध वाक्य इस तरह से होगा, विश्व में मिलते नहीं वीर भीम के समान। ठीक, आगे देखिए, अब देखिए दुष्कृमत्व काव्य दोष है। दुष्कृमित्व काव्य दोष का अर्थ है, ये भी शब्द काव्य दोष के अंतर्गत आता है। परिभाषा देखते हैं इसकी, जहाँ शास्त्र अथवा लोक मान्यता के अनुसार पदों का क्रम नहीं हो, वहाँ दुष्कृमत्व काव्य दोष होता है। ठीक, क्या हो, जहाँ शास्त्र अथवा लोक मान्यता के अनुसार पदों का क्रम नहीं हो, वहाँ दुष्कृमत्व काव्य दोष होता है। उदाहरण में देखिए, उदाहरण इसका, नृप मोको है दीजिए अथवा मत रागेन, अथवा मत यह गजेंद्र। ठीक, इसमें देखिए नृप मोको है दीजिए, इसका मतलब ये है मोको है दीजिए, तो अथवा इसका अर्थ है मत गजेंद्र। ठीक, ये यहाँ पे दुष्कृमत्व काव्य दोष हो जाएगा। अगला जो उदाहरण देखिए दुष्कृमत्व काव्य दोष का, रुपए दे दो 100 नहीं तो 1000 दे दो। मतलब ये कहने का तात्पर्य यही है, यहाँ ऐसे भी बोला जा सकता है 1000 रुपये दे दो, और यहाँ ऐसे 1000 ये बोल रहे हैं रुपए दे दो 100 नहीं तो 1000 दे दो। ये भी क्या है, यहाँ पे दुष्कृमत्व काव्य दोष होगा। ऐसे भी वाक्य को बोला जा सकता है कि मुझे 1000 रुपये दे दो, या मुझे 100 नहीं 1000 रुपये दे दो, पर बात यहाँ पे रुपये दे दो 100 नहीं तो 1000 दे दो, ये इस तरह से वाक्य है, तो ये क्या है, दुष्कृमित्व का भी दोष है। अगला जो उदाहरण देखिए इसमें है, उखारी लियो पहाड़ ते ही काल तनिक विलंब न लायो, मारुत नंद मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। यहाँ पे देखिए मारुत नंद, ये मारुत नंद जो मारुत शब्द का अर्थ आया है यहाँ पे, जो मारुति पुत्र हैं अर्थात हवा के पुत्र कौन है, हनुमान। तो यहाँ मारुत दो बार शब्द आ गया है, तो यहाँ पे समझ लीजिए ये आपका दोष की दृष्टि में आ गया है, इसलिए यहाँ पे देखिए दुष्कृमित्व का भी दोष है, क्योंकि दो शास्त्र अथवा लोक मान्यता के अनुसार पदों का क्या हो, क्रम नहीं हो। यहाँ पदों का क्रम नहीं है इस श्रेणी में। कैसे, उखाड़ लियो पहाड़ ते ही काल तनिक विलंब न लायो, मतलब कि हनुमान जी हैं जब पर्वत पर जाते हैं उसको संजीवनी बूटी लाने के लिए, तो पर्वत को क्या करते हैं, उखाड़ लेते हैं। ठीक है, उखाड़ लेते हैं, तो मारुति जो मारुत नंदन मारुत, ये हवा पुत्र कौन, मारुति नंदन को मन को खगराज को वेग लजायो। ठीक, खगराज वहाँ को क्या हो, उनको वहाँ दे दिए। अगला देखिए दुष्कर्मत्व काव्य दोष का ये उदाहरण हो चुके हैं। अगला है, लास्ट है ये आपका,
और इसी श्रेणी में आपके दोषों को भी हम समाप्त करते हैं। ये देखिए अगला है, अंतिम है पुनरुक्त काव्य दोष। पुनरुक्त काव्य दोष में देखते हैं इसकी परिभाषा में, पुनरुक्त में जहाँ अर्थ की पुनरुक्ति, यहाँ मतलब कि अर्थ की पुनरावृत्ति हो, अर्थात एक ही बात को दो अलग अलग शब्दों के माध्यम से कहा जाए, वहाँ क्या होगा, पुनरुक्त काव्य दोष होता है। जैसे कि कोई एक बात है उसको अलग अलग शब्दों के अनुसार अलग अलग अर्थों के भावों के द्वारा समझा जाए, वहाँ पुनरुक्त काव्य दोष होता है। जैसे उदाहरण है, दृश्य बड़ा था सुंदर मुंज मनोहर। अब ये बात ऐसे भी कहा जा सकता है, दृश्य बड़ा था सुंदर। अब इसमें एक ही शब्द को तीन तरह से समझाया गया है। जैसे कि दृश्य बड़ा था सुंदर मुंज मनोहर, सुंदर मुंज मनोहर, इन तीनों का अर्थ एक ही निकलता है। क्या है, एक तरह से सुंदर था, मुंज मनोहर था, मुंज हो गया, इसका भी मतलब यही निकलता है सुंदर। तो पुनरुक्त काव्य दोष में यही हुआ ना कि जहाँ एक जो अलग अलग शब्द हों और एक अर्थ, एक ही बात को अलग अलग शब्दों के द्वारा माध्यम से समझा जाए आप, तो वहाँ पुनरुक्त काव्य दोष होता है। अब ये हुए आपके सभी शब्द दोषों के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए हम जो रस दोष है, रस दोष को भी मैंने आपको बताया पीछे कि जहाँ रस के नाम अनुभाव हो गया, विभाव हो गया, संचारी भाव आदि का सीधा उल्लेख हो जाए, अथवा एक रस में परस्पर विरोधी रस के अनुभाव आदि का वर्णन हो, वहाँ रस दोष होता है। आप ऐसे समझिए, जहाँ रस के नाम अनुभाव, विभाव, संचारी भाव का सीधा उल्लेख हो जाए, अथवा एक रस में परस्पर विरोधी रस के अनुभाव आदि का वर्णन हो जाए, वहाँ रस दोष होता है। रस दोष के लिए आप उदाहरण देखिए, ये तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए उदाहरण है, प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भये बानर निकर। उदाहरण है, प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भये बानर निकर, आई गयहु हनुमान जिम करुणा महावीर रस। ठीक, इसमें देखिए जिम आया है जो शब्द, ये रस दोष के लिए आया है। क्या है, प्रभु प्रलाप सुनि कानन विकल भये बानर निकर, आई गयहु हनुमान जिम करुणा मही वीर रस। देखिए यहाँ वीर रस है और करुणा रस है, तो एक दूसरे का यहाँ विरोधी पक्ष में आ रहा है, इसलिए क्या होगा, रस काव्य दोष होगा यहाँ। आगे इसमें देखिए, इसमें विभिन्न विद्वानों द्वारा रीति के दिए गए नाम, ये आप एक बार देख लीजिए। मुख्य ऐसे ये रीति संप्रदाय है आचार्य वामन का, उससे ये टॉपिक है। वैसे आप इसमें देखिए रीति संप्रदाय में इसमें विभिन्न जो विद्वान हैं इन्होंने रीति को क्या क्या नाम दिए हैं। देखिए आचार्य दंडी हैं, रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग करते हैं, और रुद्रट हैं, रीति के लिए शब्द संगठना का प्रयोग करते हैं। दंडी हैं, रीति के लिए मार्ग प्रयोग करते हैं, और रुद्रट हैं, रीति शब्द के लिए शब्द संगठना का प्रयोग करते हैं। आनंदवर्धन और विश्वनाथ हैं, वो पद संगठना का प्रयोग करते हैं। और भरत मुनि हैं, प्रवृत्ति का प्रयोग करते हैं, किसके, रीति के लिए प्रवृत्ति का प्रयोग करते हैं भरत मुनि रीति शब्द के लिए। और राजशेखर हैं, जो वचन विन्यास क्रम शब्द का प्रयोग करते हैं रीति के लिए। भोजराज हैं, वो कवि गमन समय का प्रयोग करते हैं, किसके, रीति के लिए। और रीति का सर्वप्रथम प्रयोग कौन करता है, वामन करते हैं, उनका संप्रदाय ही है रीति संप्रदाय, आचार्य वामन। और देखिए भोजराज ने रीति की संख्या जो कितनी मानी है, 6 मानी है, ये मुख्य रूप से पता रहना चाहिए। भोजराज क्या है, भोजराज ने रीति की संख्या 6 मानी है, और भोजराज ने रीति को कवि गमन समय के नाम से बताया है। और इसमें भोजराज ने रीति की संख्या कितनी मानी है, 6 मानी है। रीति हैं वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, आवंटी और मागधी, ये आपकी क्या होंगी, 6 रीतियाँ हैं। ठीक, ये हुआ आपका आज का काव्य दोष का टॉपिक पूरा कंप्लीट। इसी श्रेणी में आपको जो भी टॉपिक अच्छे से इसमें आपके काव्य दोष में समझ में नहीं आया है, तो आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन इंप्रेस कर लीजिए, जिससे हम आपको आगे जो भी क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन आपको दे देंगे, और जिससे आप उस क्लास का लाभ उठा पाएंगे। आज की क्लास में जो आपको कुछ भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इस क्लास में जो भी आपको अच्छा लगा आप क्लास को शेयर, लाइक, कमेंट और देखिए, करिए, और इससे अपनी क्लास नेट JRF, TGT, PGT, CUET, PG, UG और नेट JRF हो गया, आपका KVS हो गया, RPSC हो गया, इन सब में बिहार, उत्तराखंड, झारखंड इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है, क्योंकि TGT, PGT और RPSC, KVS, नेट JRF, इनमें तो इस संस्कृत और हिंदी में सबसे ज़्यादा आपके लिए ये क्लास लाभदायक है, क्योंकि यहाँ काव्य दोष से हर एक पेपर में प्रश्न पूछा ही जाता है। आज की क्लास के लिए